हो गई। तो आओ बच्चों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम राम भी, राम राम, नमस्ते। गुड इवनिंग बच्चों, आ जाओ जरा जरा फटाफट। और फटाफट 30 सेकंड के अंदर ये सवाल कर दो। A,0, 0, B एंड 1, 1। वो कोलिनियर है, एक लाइन में है। 1/A+1/B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तुमको बताया हुआ है कि 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में होते हैं तो क्या होते हैं। बस बस दिख गया, एक बार लिखा करो यार, बहुत बार आंसर मत लिखा करो। तो 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो तुम समझ गए कि सर डिटर्मिनेंट इनका जीरो होगा। तो A 0 एंड 1, 0B1 एंड 1, 1, 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, ये मैं जानता हूं, बाकी कुछ नहीं जानता। A1 की क्लास हुई ना आज, अभी A1 की क्लास ही तो लेके हटा हूं। अब बस मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मैं तो ओपन कर रहा हूं, रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं। A B-1, -0 वाला खत्म, +1, 0, -B इक्वल्स टू 0। तो AB इज इक्वल्स टू A+B। AB से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे यहां पर आ जाएगा 1/A+1/B, और लेफ्ट में बच जाएगा 1। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। उन तीनों पॉइंट को अगर मैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानूं तो डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 जीरो हो जाता है। इस बार मैंने कहा कि ये कोलिनियर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। पहला क्वेश्चन ही तुम चाहते हो कि मैं जेई एडवांस का ले लूं, है ना। तुम बात को समझते नहीं हो। पहले न्यूरल पैटर्न बनते हैं दिमाग में सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। जब तक वो न्यूरल पैटर्न नहीं बनेंगे ना, तो आप एडवांस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब तुम कहीं कहीं से पढ़ के आए हो, तुम्हारे पैटर्न बने हुए हैं, तुमको लगता है कि प्रॉब्लम आसान है। और मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, ये मान के कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता।
तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, के की वैल्यू फाइंड करो। तो अगेन मैं तो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दूंगा और बोल दूंगा कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ये पता है मुझे। अब तुम कॉलम थर्ड के अंदर 3 1 देख रहे हो तो 2 0 बना ही सकते हो। क्या आप एक काम कीजिए, R2 को बोलिए R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R1। ये छोटे छोटे ऑपरेशन करना तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो R2, मैंने R1 के साथ तो कोई खिलवाड़ किया ही नहीं, तो मैं इसको तो ऐसे ही रीड कर रहा हूं। R2 माइनस R1 किया है तो इट इज -k-1, तो -2k -2 0, R3 माइनस R1 तो 1 1 0। अब जैसे ही कॉलम थर्ड के अंदर मुझे 2 0 नजर आए, मेरा फेवरेट हो गया कॉलम थर्ड, और कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में ओपन किया तो 1 इंटू ये डिलीट -2k +2, ये 0 होना चाहिए। तो k इज इक्वल्स टू 1। डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा तो तू 15 मिनट तक लीव कर सकता है, उसके बाद में 10-12 मिनट बाद में वापस तेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रोल बस 2 सवाल और है ना। डिटर्मिनेंट का रोल बस खत्म होने वाला है, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ लेने बाकी हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट का ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट आना चाहिए। आगे 1-2 बार फिर आएगा डिटर्मिनेंट। थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना डिटर्मिनेंट। कब पढ़ोगे, अब नहीं पढ़ोगे तो। 2 + k - k - 1, ये खत्म। -2 + k खत्म। कौन सी रो की बात कर रहा है भाई? रो 3 - रो 1 किया है, तो 2 + k में से k+1 गया तो 1 बचा ना। 3 - k में से 2 - k गया तो -2 + k 1 बचा ना, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा ना। और इसमें -k - 1 तो -2k। हाँ, यहां पर आएगा ना। ये भी तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहां दिक्कत आ रही है? कंपाउंड एंगल कर लो। सही तो किया। अग्निश्वर, अग्निश्वर। कंडीशन होती है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीनों एक ही लाइन में हो तो डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1।
अरे हाँ, क्वेश्चन देख लो भाई कि आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1,2, 2,3। ये अननोन हो गया x,4। एक्स अननोन है। बोला इससे ट्राइंगल बन रहा है और उसका एरिया 40 स्क्वायर यूनिट से, तो एक्स की वैल्यू बता दो। तो तुम क्या कहोगे कि हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट 1, 2, 1, 2, 3, 1, x, 4, 1, दिस इज इक्वल्स टू 40। तो मॉड्यूलस ऑफ द डिटर्मिनेंट, अब इसको मैं कैसे भी ओपन कर सकता हूं। चाहो तो तुम ये 3 0 देख के लगा दो यार, ये भी लगा दो। R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1. So this is 1, 2, 1. 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. 1 minus 1, 0. X minus 1, 4 minus 2, 1 minus 1, 0. ठीक है ना। अभी मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं। ओके, तो कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया। तो कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये 3 माइनस एक्स आ गया। यही आ रहा है क्या, देखना बच्चों। ठीक है ना। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस एक्स, अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मॉड है। मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस एक्स, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 इंटू 2 80 हो गया। तो 3 माइनस एक्स का मॉड अगर 80 हो तो 3 माइनस एक्स किसके बराबर होगा? या तो वो 80 के बराबर होगा और या फिर वो माइनस 80 के बराबर होगा। अगर वो 80 के बराबर होता है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -77। अगर वो -80 के बराबर होता है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 83। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की, -77 एंड 83। मॉड लेना मत भूल जाना। मॉड लेना मत भूल जाना, मॉड बहुत जरूरी है। नहीं, एस लोनी के साथ में कोई किताब नहीं लेनी। एस लोनी अपने आप में काफी है। ठीक है ना। मॉडुलस लेना मत भूलना, हाफ मॉडुलस, ये सब चीजें याद रखना। वन कमा वन क्या दे रहा है क्वेश्चन, देखो जरा। 1,1 दिया, 3,4 दिया और 5,-2 दिया एंड 4,-7 दिया, और कहा कि इन ऑर्डर आर vertices of a quadrilateral find its area। एसएलओनी तो लेनी पड़ेगी, ऑर्डर करनी पड़ेगी, नहीं तो अगले साल करनी पड़ेगी, नहीं तो अगले साल करनी पड़ेगी। बस 3 ऑप्शन है आपके पास में। अब आप कब ऑर्डर करते हो ये देख लो। एसएलओनी तो ऑर्डर करनी पड़ेगी, बिना एसएलओनी लिए हुए कैसे आगे जाओगे? आईटी वाले गेट पे रोक लेंगे कि तुमने तो एसएलओनी ली नहीं थी, तुम कैसे आए?
बहुत बढ़िया, आज से स्टार्ट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट कर दो। ब्लैक बुक प्रैक्टिस किताब है, टेक्स्ट बुक नहीं है, बार बार बोलता हूं मैं। बिल्कुल सही किया तूने, दो रख ली तो। मतलब तू तो प्लेन की तरह काम कर रहा है, दो दो इंजन होते हैं ना प्लेन के अंदर, सेफ्टी फीचर्स हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी इच्छा है। तेरी इच्छा है भाई, तेरी इच्छा का सम्मान करूंगा, कि तेरी इच्छा किसको कैसे करने में मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,1, 3, 4, 5 - 2, 4 - 7। पता नहीं कैसा क्वाड्रिलेटरल है, मैंने बना दिया। ब्लैक बुक अपने से बनाने में सारे क्वेश्चन तुम अपने से बना लोगे ब्लैक बुक के, अपने आप जेई एडवांस निकल जाएगा। अपने से बनाना ही तो तकलीफ वाली बात है। तो भाई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है सर, मेरे को तो ट्रायंगल का एरिया बताया हुआ है, तो ठीक है भाई, इसको किसी किन्हीं भी दो ट्रायंगल में बांट दो, एनी टू ट्रायंगल, तुम्हारी इच्छा। तो मैंने एक उसी से ज्वाइन कर दिया, और मैंने कहा इस ट्राइंगल का एरिया, एबीसी का एरिया डेल्टा 1 मान लो, एसीडी का एरिया डेल्टा 2 मान लो, अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ दो। तो डेल्टा 1 हाफ, मॉडुलस लगाना मत भूलना, मॉड ऑफ 1, 1, 1, 3, 4, 1, 5 - 2, 1। हाफ और मॉड लगाना मत भूलना। ओके, पहले मैं डिटरमिनेंट मेथड से बता देता हूं, उसके बाद मैं हाफ d1 × d2 से ही बता दूंगा। इट इज हाफ। अब जरा इसकी वैल्यू निकाल ले, दो जीरो बनाओ सर। अब दो जीरो बनाएं क्या? चलो, 1, 1, 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 0, 5 में से 1 4, -2 - 1, -3, 1 - 1 0। ये लो बन गया। तो हाफ मॉड्यूलस ऑफ, दैट इज हाफ। अब कॉलम थर्ड जिंदाबाद, कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, खत्म खत्म, -6 और -12, -18। तो मॉड्यूलस ऑफ -18, -18 का मॉड 18, तो 18/2, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स डेल्टा 1 आ गया। कोई गलती हो तो बता देना, -6 और -12 -18 ही होते हैं ना, ठीक बात है। हाँ, दोनों मेथड बता देता हूं, जो तुमको सूट करे वो लगाओ। मॉड ऑफ, अब ट्राइंगल ACD, AACD, ये लो, दो जीरो बना दो। तो इट इज हाफ मॉड ऑफ, दो जीरो बनाओ। तो रो 1 तो कुछ किया नहीं, 1, 1, 1, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 1 - 1 0, 4 - 1 3, -7 - 1 -8, 1 - 1 0। कॉलम थर्ड जिंदाबाद, दो जीरो बन गए, ये खत्म ये खत्म, -38 एंड प्लस का 9, -38 प्लस का 9 कितना बन गया? -29। तो इट कम्स आउट 29/2 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। तो मैं तो कहूंगा कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया इज डेल्टा 1 + डेल्टा 2। तो एक तो आया 9, एक आया, देखना यार सही तो कर रहा हूं ना, 29 आया क्या, एक बार देख लो। -32, 32 है, 32 32, अरे क्या लिख रहा है, -32 है ये, 38 नहीं है, -32 प्लस का 9, 32 और प्लस का 9, 23, 23/2, 23/2।
23/2। 18 और 23 कितने होते हैं? 2 40 41। 41/2 25 20.5। मेरा आंसर ये आ रहा है 41/2 स्क्वायर यूनिट्स। जग रहे हो भाई? बहुत बढ़िया बात है। हाँ, कर दिया कर दिया। अब कोई बोलेगा कि सर आपने फॉर्मूला बताया था, उसका यूज तो करते नहीं हो आप। फॉर्मूला बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 होता है। हाफ D1 क्रॉस D2 होता है। ओके। अब D1 क्या है? मान लो ये आपका D1 वेक्टर है और ये आपका D2 वेक्टर है। ठीक बात। तो D1 वेक्टर क्या हुआ? D1 वेक्टर, D1 किधर गया? ये रहा। 5 - 1 4i -2 -1 -3j। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो तो सही आगे। क्या कह रहा है? D1 वेक्टर लिख दिया। 5 -1 4i -2 -1, ये थोड़ा बहुत वेक्टर तो तुमने पढ़ा हुआ है। -3j। और D2 वेक्टर 4 -3i एंड -7 -4 -11j। अरे 32 माइनस का ही है वो, माइनस। अरे मॉड मॉड रेहान मॉड। कौन है? अनुभव। आओ जरा D1 क्रॉस D2 करना सिखाता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 निकालना है। पहले D1 क्रॉस D2 देख लो। D1 क्रॉस D2 इज 4i -3j क्रॉस i -11j इक्वल्स टू, तुमको पता है ना I क्रॉस I 0 हो जाता है। I क्रॉस J क्या होता है? K, तो -44K -44K। और J क्रॉस I कितना होता है? -K, तो प्लस। क्या कर दिया? 4i -3j सही लिखा है ना? I -11j भी सही लिखा है क्या? 4i -44K 3K। ठीक है, अब जो आ गया इट कम्स आउट -41K। ये D1 क्रॉस D2 आया है। ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 कितना हो गया? D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? -41K का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 41। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 41/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। मॉड ले लिया। D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड J क्रॉस I -K हुआ ना? J क्रॉस I -K हुआ, ऑलरेडी माइनस था तो प्लस का 3K आ गया ना? अरे J क्रॉस I तुमको मालूम होगा कैसे रूल होता है। I J K सर्कल पर बैठकर घूमते हैं। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I क्रॉस K -J, J क्रॉस I -K। मोहित कुमार सही कर लो उसको। वेक्ट अब मुझसे कोई पूछेगा कि मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता है। आई प्रेफर वेक्टर मेथड। वेक्टर से थोड़ा सा प्रैक्टिस हो तो एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है।
बात समझ में आ गई? ओके, अब हम एंटर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हार्ट में. हार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज लोकस. लोकस क्या होता है? तुम्हें मालूम है कि पहले जमाने में, अभी भी शायद, रेलवे को, रेलगाड़ी को, ट्रेन को लोकोमोटिव बोलते हैं. ट्रक को, कार को लोकोमोटिव नहीं बोलते, लोकोमोटिव. क्योंकि वो रेल जो होती है एक फिक्स्ड बिछी हुई पटरी पर ही जाती है. कार या बस या ट्रक की तरह नहीं है कि कहीं पे भी गली में घुस गई. एक फिक्स पाथ पर चलती है. लोकस क्या है ये समझो. इट इज द इक्वेशन of the curve, equation of the curve traced by a moving point. Moving मतलब variable, moving point under given condition. इसको लोकस बोलते हैं. लोकस क्या है? लोकस एक इक्वेशन है भाई, है ना. लोकस क्या है? एक इक्वेशन है. किसकी इक्वेशन है? कर्व की इक्वेशन है. कहां से आया? एक वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट ने अंडर सर्टेन कंडीशन मूव करते हुए जो पाथ बनाया, उस पाथ की इक्वेशन को लोकस बोलते हैं. बात समझ में आ गई कि हम लोग लोकस किसको बोलते हैं? इट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशन. ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा आप इसको समझें. मान लो मैं कहूं कि एक फिक्स पॉइंट है. फिक्स पॉइंट इज अल्फा कमा बीटा. इट इज फिक्स्ड. ये मूव नहीं कर रहा, ये बस बैठा हुआ है, फिक्स है. और मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया P, और मैंने कहा कि P ऐसे मूव कर रहा है इसी प्लेन में, इसी बोर्ड पर, प्लेन को नहीं छोड़ना, इसी बोर्ड पर ऐसे मूव कर रहा है कि उसका इस अल्फा कमा बीटा से डिस्टेंस हमेशा आर के बराबर रहता है. हमेशा आर के बराबर रहता है. आर फिक्स्ड है, आर भी फिक्स्ड है, ये वेरी नहीं कर रहा. तो थोड़ा सा माइंड के अंदर बनाओ, जरा चीजों को बनाओ कि फिर पी कब कैसे मूव करेगा. अरे मैं तो बाबू काहे दिमाग को अपना इसमें पूजा छुट्टी में लगा रहे हो. हाँ बोलो बेटा. सरकमफरेंस पर मूव करेगा, बिल्कुल सर्कल की सरकमफरेंस पर मूव करेगा, एक सर्कल पर मूव करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, है ना. आप यही कहोगे ना कि सर अगर आप अल्फा कमा बीटा को फिक्स रखकर पी को हमेशा उससे आर डिस्टेंस पर मूव करवाना चाहते हो, तो पी विल मूव ऑन ए सर्कल सेंटर्ड एट अल्फा कमा बीटा, रेडियस आर. कोई डाउट नहीं, बिल्कुल साफ बात. मैं इसमें इंटरेस्ट हूं कि ये जो तुमने खींच दिया ये सर्कल, ये लोकस है, इसकी इक्वेशन बताओ, है ना. लोकस का मतलब यही हुआ ना कि इसकी इक्वेशन बताओ. ठीक है. नाउ एल्गोरिथम क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है कि इसकी इक्वेशन फाइंड करी जाए. ठीक है. मैंने कहा ना ये इस बोर्ड को नहीं छोड़ता, इस बोर्ड को नहीं छोड़ता. स्फेरिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा जब स्पेस में अलाउड हो. स्पेस में अलाउड नहीं है, बोर्ड को पी नहीं छोड़ेगा, चिपका रहेगा बोर्ड के साथ में, तो वो सर्कल पर मूव करेगा. ओके. अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं. हर लोकस का सवाल ऐसा होगा, हम जिस भी वेरिएबल पॉइंट की बात चले, हम उसको अभी सीखने के लिए h, k ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दिस वेरिएबल h, k एंड कांस्टेंट. एच के एंड कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताओ. मैं बार बार तुमको हर सवाल के अंदर यही कहूंगा कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k मानो और उसका रिलेशन निकालो किसी कांस्टेंट के साथ में. अब मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है C से P का डिस्टेंस R के बराबर है. CP R के बराबर है.
तो भाई सीपी का स्क्वायर किसके बराबर हुआ? आर स्क्वायर के बराबर हुआ। सीपी का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं ऐसा लिख सकता हूं, h माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस h बाय, अब जनरलाइज कर देते हैं, h को x से एंड k को y से रिप्लेस करके हम xy के अंदर आ जाते हैं, xy प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर द लोकस विल बी x माइनस अल्फा स्क्वायर्ड प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन किसकी? इस सर्कल की इक्वेशन ये है, इसी को हम P का लोकस कहेंगे। ठीक है, ये सीखने के लिए लेते हैं, मनन ये सिखाने के लिए किया जाता है कि पहले h कमा k लो, फिर उसको x कमा y लिख दो। जब सीख जाता है तो हम बोलते हैं अब तुम अलाउड हो x और y लेने में। पहले जब मैं x एंड y क्यों नहीं ले रहा, तुम सोचो जरा। मैं अगर कहूंगा कि कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वेरिएबल पॉइंट है, तो तुम कहोगे ना कि वो वेरिएबल पॉइंट क्या है सर, फिक्स करो उसको, मैं डिस्टेंस लेना चाहता हूं। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली आप x कमा वाई ले सकते हो जिसका भी लोकस निकालना हो। अरे ट्रेन सर्कल में चलती है किसने कहा? हा? अगर मैं ये बोलता हूं कि देखो वो चंद्रमा है, तो क्या तुम ये समझते हो कि ये उंगली चंद्रमा है? अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज द मून, व्हाट यू थिंक, दिस फिंगर इज द मून, और द मून इज द मून, फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मून। समझाने का मतलब क्या है, ट्रेन सर्कल में नहीं चलती, बट ट्रेन बिछी हुई पटरियों पे चलती है। बिछी हुई पटरियां मतलब एक स्पेसिफिक पाथ। आओ जरा, अब हम डिफरेंट डिफरेंट लोकस की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट लोकस। ठीक है ना, लोकस तो कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है वो सर्कल ही हो, वो कैसा भी हो सकता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, locus of a point which is equidistant from the points 3,4 ए बोल दिया इसने, और 5,-2 इसको इसने बी बोल दिया। चलो फटाफट करो जरा। अभी तो बताया ना महतो जी, दुर्गा पूजा की छुट्टी जब होनी होगी हो जाएगी, अब तो क्लास में आएगी या तो पढ़ ही लेना या यही चलता रहेगा कि दुर्गा पूजा की छुट्टी कब होगी। ट्राई करो फटाफट, फटाफट ट्राई करो, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगे, 1 मिनट के अंदर अंदर सवाल हो जाए। पॉइंट नहीं निकालना, पॉइंट थोड़ी निकालना है कि तूने मिड पॉइंट निकाल दिया। वो कह रहा है कि एक वेरिएबल पॉइंट है, पहले तो सोचो जरा कि एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका लोकस फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन निकालनी है जो उसने पाथ ट्रेवल किया, है ना। और कैसे किया उसने? सर एक पॉइंट तो मैं देख रहा हूं, सर देखो यहां पर है एक पॉइंट,
जो यहां से यहां बराबर दूरी पर, अरे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहां पे भी तो हो सकता है एक पॉइंट। अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, मैंने मान लिया ये एच कमा के है, और कर क्या रहा है, ये इस प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि इसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो रहे हैं, बस ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज पी ए और पी बी बराबर है। तो आप एच के एंड कांस्टेंट के बीच में रिलेशन लेकर आओ। तो पी ए, तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर कर रहा हूं भाई मैं, इट इज h-3 का स्क्वायर प्लस k-4 का स्क्वायर, ये तो हो गया ए पी स्क्वायर। अब पी बी स्क्वायर h-5 का स्क्वायर k+2 का स्क्वायर। तो एच के एन कांस्टेंट के बीच में आपने रिलेशन लिख दिया। नाउ रिप्लेस h बाई एक्स, इट इज x-3 स्क्वायर प्लस y-4 स्क्वायर इक्वल्स टू x-5 स्क्वायर एंड y+2 स्क्वायर। तो मेरे को लगता है जब आप ओपन करोगे एक्स स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड यहां भी आएगा, एक्स स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड यहां भी आएगा, खत्म हो गया। यहां बच क्या गया, -6x आएगा, 9 आएगा, यहां -8y और 16 आएगा, यहां -10x प्लस 25 आएगा, यहां 4y प्लस 4 आएगा, ये आएगा। अब देख लेते हैं, 10x इधर ले आओ तो 4x हो गया। गलती देखते जाना, अगर कोई गलत हो जाए तो मुझे बता देना। -12y, 16 और 9 25, खत्म ही हो गया। -4 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली आई अराइव्ड एट दिस इक्वेशन x-3y -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। क्या तुम ज्योमेट्रिकली सोच पा रहे हो कि आपने क्या निकाल दिया? ये किसकी इक्वेशन है? x-3y -1 इक्वल्स टू 0, लोकस ऑफ p है। क्या तुम इसको यहां पर दिखा सकते हो कि कैसा आएगा? ज्योमेट्रिकली आपने क्या फाइंड कर लिया? बताओ जरा, ज्योमेट्रिकली आपने क्या फाइंड किया? स्ट्रेट लाइन तो आ गया, और कुछ? यस, क्या फाइंड किया? लाइन तो है, ये तो बात सही है। हाँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, गुड स्वास्तिक। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सर ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन निकाल लिया। ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया आपने। दिस इज जो लोकस है, लोकस इज लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, मीडियन परपेंडिकुलर कोई जरूरी है इसमें? है दो लाइन, अब ट्राइंगल यहां ले लिया, यहां ले लिया, वो थोड़ी वेरिएबल है। इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ट्राइंगल है अगर कोई फिक्स, तो ये मीडियन भी हो गई। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के बाद में हम जरा आगे के सवालों पर बात करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are
variable points on x and y axis respectively, such that length of AB is 4 units. Locus of the point, क्या कह रहा है देखो जरा, locus of the point which divides AB internally in ratio 1:2, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है. ए बी के बीच में क्यों नहीं पॉइंट आ सकता? x-3y, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो फिर बताता हूं. मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द लोकस, बस. छोड़ तो जानने की जरूरत नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों हुआ, कैसे हुआ, लोकस पर फोकस हो जाओ. तो सवाल तो समझ गए होंगे. ए एंड बी आपको एक्स एंड वाई एक्सिस पर दिए हैं, वेरिएबल पॉइंट है. एक पोजीशन के अंदर फोटो खींची तो ऐसी आई, लेंथ फिक्स है, ये ए बी लेंथ फिक्स है 4 यूनिट. बाकी तो ये ए बी कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर. ए बी को कोई इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में. कौन है ये? पी है. वेरिएबल है, हाँ ऑफ कोर्स वेरिएबल है. क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ए एंड बी दोनों वेरिएबल है. इसका लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना हो क्या बोलते हैं उसको? एच कमा के बोलते हैं. सर ये एच कमा के है. अब ये एच कमा के है, तो सपोज कर अगर मैं कहूं कि ए अल्फा कमा 0 है और बी 0 कमा बीटा है, तो अल्फा बीटा निकाल सकता हूं? नहीं. 2 इंटू अल्फा, सेक्शन फॉर्मूला 2 इंटू अल्फा इंटू 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1 इट बी इक्वल्स टू एच. सेक्शन फॉर्मूला ओनली. Similarly, 2 into 0 plus 1 into beta upon 2 plus 1 should be k. ठीक है? तो you get alpha equals to 3h by 2 and beta equals to 3k. यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि सर आपने तो अल्फा और बीटा भी निकाल दिए. अब तुमको ए बी का लेंथ दिया हुआ है. अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एच के का कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालने जा रहा हूं.
तो मैंने कहा देखो ए बी का लेंथ जो है ना वो 4 यूनिट है, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। दिस इज अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड, अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड। अब अल्फा और बीटा को रख दो यहां पर, बात बन गई। एच के एंड कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकाल लिया मैंने। अल्फा स्क्वायर्ड तो 9 एच स्क्वायर्ड बाई 4, बीटा स्क्वायर्ड 9 के स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 16। तो लोकस क्या हो गया, अब टाइम आ गया एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करने का। 9x स्क्वायर्ड प्लस 36y स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 64। अब प्रिंस तू अब दिमाग लगा कि जो तू क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर यहां छुपा हुआ है। जो तू क्वेश्चन इतनी देर से पूछ रहा है ना, उसका आंसर यहां छुपा हुआ है। हमें इस बात से मतलब नहीं होता कि पूरा आ जाएगा, पूरे पर घूमेगा क्या, छोटे से पार्ट पे भी घूमता है तो बोलूंगा तो सही ना कि उस जिस पार्ट पर भी घूम रहा है उसकी इक्वेशन ये है। इसलिए तो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ था कि ए कहां पर रखना है, बी कहां पर रखना है, इसलिए तो इसको रिस्पेक्टिवली शब्द यूज करते हैं। ए को एक्स पे रखना है, बी को वाई पे रखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भूल जाओ, तो भूल जाओ बस, वो पहले सवाल में आ गया। हर सवाल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या? चलो ऐसा ही क्वेश्चन और दे रहा हूं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये लाइन नहीं है भाई, ये बाद में पढ़ोगे ये कौन सा कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका डायग्राम मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर डायग्राम गिवन है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, लोकस में वो सब बात की बातें, अननेसेसरी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना। रॉड ऑफ लेंथ 12, ये जो ए बी है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रही है। एक टाइम पर फोटो लिया तो ये फोटो है, अदरवाइज तो ये कॉन्टिन्यूसली स्लाइड कर रही है।
आपको पहले पार्ट में ट्राइंगल ओ ए बी के सरकम सेंटर का लोकस निकालना है और दूसरे पार्ट में सेंट्रॉयड का लोकस निकालना है। और बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है शिवम, दूसरा सवाल, दूसरा वाला पार्ट करो। पहले वाले पार्ट का आंसर सही है आपका। हाँ ठीक है मनन, उसको बस एच कमा के लेके आगे बढ़ो। सरकम सेंटर का फॉर्मूला नहीं लगाना है, नॉनसेंसिकल बात है। जब मैंने कहा कि उसको याद ही नहीं रखना है तो उसको फॉर्मूले को यूज क्यों करूंगा मैं। हाँ ठीक है मनन, पर उसको करो। बात पता है, ये अलग बात है, पर मैथ्स में करना पड़ता है। लोकस है ना, इक्वेशन देता है, इक्वेशन, वो इक्वेशन निकालो। सबसे पहले तो उस पॉइंट को मार्क करो जिसका लोकस निकालना है। हाँ शिवम, दूसरा भी सही है, आपका सेकंड वाला भी सही है। ओके चलो चलते हैं। तुम मानते हो कि ट्राइंगल ओ ए बी का सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट होगा। ये रहा आपका सरकम सेंटर बी। फर्स्ट पार्ट में इसी का लोकस निकालना है। मैंने बोल दिया ये एच कमा के है, सरकम सेंटर है ना। तो पी से ए का डिस्टेंस, पी से बी का डिस्टेंस एल एल हो गए ना, और पी से ओ का डिस्टेंस भी एल हो गया। तभी तो सरकम सेंटर बना कि तीनों वर्टाइसिस ए ओ बी से बराबर दूरी पर है। अब मैंने कह दिया कि भाई देखो, ओपी, पहला पार्ट कर रहा हूं, ओपी एल के बराबर है, तो ओपी स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर होगा। ओपी स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से एच माइनस जीरो स्क्वायर के माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू एल स्क्वायर्ड, ये पहले पार्ट का लोकस आ गया। अब दूसरा पार्ट करो। सेंट्रॉयड का लोकस निकालना है। ट्राइंगल ओ ए बी के सेंट्रॉयड का लोकस निकालो। उससे भी कर सकते हो, सेंट्रॉयड वाले फॉर्मूले से। मैं तो बिना फॉर्मूले के करूंगा, मुझे एक और अच्छी प्रॉपर्टी भी पता है, तुमको भी पता है।
भाई अभी अभी हमने सरकम सेंटर मार्क किया ना, अभी अभी हमने सरकम सेंटर मार्क किया, और राइट ट्रायंगल के अंदर मुझे मालूम है कि जहां राइट एंगल बनता है, राइट एंगल जहां बनता है वही तो ऑर्थो सेंटर होता है, ये तो मैं जानता हूं। राइट ट्रायंगल में जहां राइट एंगल बनता है वही तो ऑर्थो सेंटर होता है। ये सरकम सेंटर और ये ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन ज्वाइन करने वाली लाइन यूलर लाइन, यूलर लाइन पर लाई करता है कौन? सेंट्रॉइड जी, है ना। सरकम सेंटर को सी से डिनोट कर दिया मैंने इस बार। अब जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको हम एच कोमा के मानते हैं, तो इस बार मुझे सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है, सेंट्रॉइड है जी, इसको मैंने एच के मान लिया। तुमको याद होगा जी क्या करता है, जी ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये लेंथ, तुम ये तो मानते हो ना कि सी ओ सरकम सेंटर और ओ का डिस्टेंस ये तो एल है सर, ये तो हमने इसी में देखा था, मैंने उसमें पी लिखा था, इसमें सी लिखा है, इतनी बात। तो तुम ये कह सकते हो ना कि सर फिर तो ओजी, ओजी कितना होगा, कोई बता सकता है मुझको? ओजी कितना होगा? ये अगर एल है, लेंथ अगर एल है तो ओजी की लेंथ कितनी होगी? वेरी गुड सर, 2/3 ऑफ एल होगी ना। 3 भाग किए 2 भाग ले गया ओजी, 2:1 यही तो बोलता है। तो 2/3 में से ओजी ले गया तो 2/3 एल हो गई। ओके, अब तुमने एच कमा के माना हुआ है, ओजी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो एच स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड, इसका स्क्वायर रूट, ये 2/3 एल हो गया। ठीक है, अब तो तुम कर दो स्क्वायरिंग, तो लोकस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4/9 एल स्क्वायर्ड। जो मेथड्स बता रहा हूं वो भी सीखना, दूसरे भी कई मेथड से बन जाते होंगे, बट हम ज्योमेट्री का थोड़ा ध्यान रखें तो एलिगेंट एफिशिएंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। हम्म, समझ में आ गया? गुड। 4/9 स्क्वायर्ड आएगा, 4/9 एल स्क्वायर्ड। कोई सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा के भी कर सकता है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये प्रॉपर्टीज लगाओगे तो मजा आता है यार, सीख सीख जाते हो आप। कोई बिना प्रॉपर्टीज के करना चाहता है कि सर मैं तो जानता ही नहीं हूं, अब वो क्या करेगा? पहले पार्ट में क्या करेगा कि सर आपको एच कमा के का लोकस चाहिए ना, और आपने मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी की लेंथ 12 है। फर्स्ट पार्ट का एक और तरीका देखो, हाँ वही वही पार्थ, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि फर्स्ट पार्ट का एक और तरीका देखो। जैसे ही तुमने सरकम सेंटर मार्क किया, तुम्हें मालूम है कि सरकम सेंटर ए बी का मिड पॉइंट होता है, तो तुमने कह दिया कि भाई ये तो पक्का 2h, 0 है और ये पक्का 0, 2k है, तभी तो मिड पॉइंट h, k बना। अगर मैं इस मिड पॉइंट जिसका लोकस निकालना है, सरकम सेंटर को h, k मान लूं, तो आप a को 2h, 0 और b को 0, 2k लिख सकते हैं। बस अब ए बी पे लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ए बी की लेंथ क्या हो गई? ए बी की लेंथ हो गई
4h² प्लस 4k², अंडर रूट स्क्वायरिंग कर रहा हूं, 4l²। तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू l²। ये लो AB की लेंथ का यूज करके कर दिया मैंने। एक बात, कैसे भी करो, तुम्हारी इच्छा। अब कोई बोले कि सर मैं तो AB की लेंथ पे ही जाऊंगा, मैं तो AB की लेंथ से हिलने वाला नहीं हूं। आप तो मुझे ये AB की लेंथ दे चुके हो, इसी से ही करूंगा दूसरा सवाल भी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सेंट्रॉयड, ये रहा सेंट्रॉयड, जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम h, k मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये h, k है, ये 0 0 है, तो ये क्या होगा, ये 3h, 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 0, 3k हो जाएगा। तभी तो मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 h और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3k आ रहा है। तो तुम्हारा सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है ना, ये सेंट्रॉयड है, दिस इज सेंट्रॉयड। अब तुम AB की लेंथ से कर लो भाई। सर मुझे तो पता है AB की लेंथ 12 है, तो AB की लेंथ क्या है फॉर्मूले से, 9h², 9k² इज इक्वल्स टू 4l²। देयरफॉर x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4/9l²। फर्क थोड़ी आने वाला है। हमने कहा फिक्स माने हैं, हमने B के कोऑर्डिनेट फिक्स कहां माने, HN के वेरिएबल है, वेरी कर रहे हैं, 3h3 के वेरिएबल है, वेरी कर रहे हैं। हमने तो फिक्स नहीं माने, आप भी फिक्स मत मानो। बेस्ट अपने हिसाब से सोचो, कौन सी अप्रोच में तुमको मजा आया, वो बेस्ट है जिसमें तुमको मजा आया। और इसको A1, 2 है, B कोई वेरिएबल पॉइंट है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 पे लाई कर रहा है, तो मिड पॉइंट ऑफ AB का लोकस निकालना है। A1, 2 है, वो तो फिक्स है, वो कहाँ कहीं पे भी लाई करे हमें मतलब नहीं है। B वेरिएबल है, B उस कर्व पे लाई कर रहा है, ये वाला कर्व।
लाइन कहीं दे रही है, लाइन कहीं दे ही नहीं रखी। ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर मिड पॉइंट होगा। शिवम थोड़ा सा गलती है, देखो जरा कहाँ गलत किया है। बी वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4, इस पे लाई कर रहा है। ये कर्व कैसा भी हो, वैसे तो ये सर्कल होता है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कैसा कर्व आता है ना, मुझे मतलब नहीं है इससे। बस ये पता है कि एक पॉइंट है 1,2 और बी इस पे लाई कर रहा है, बी घूम रहा है, बी लगातार घूम रहा है। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना होता है उसको मैं एच कॉमा की मानता हूं। ये मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट। तो बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। बी एपी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? बी एपी को। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना सीखो, बचो मत उससे। तो बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो ना। ये लेट्स से इट इज एक्स बी वाई बी, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? 2h, एक्स बी क्या आएगा? 2h माइनस 1 इंटू 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1। बच्चे एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाते नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं सर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाना नहीं आता। वो लगाते ही नहीं है। लगाओ, कोशिश करो कि ये 2 है तो 2h, ये 1 है, 1 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1। एंड सिमिलरली 2k, 1 इंटू 2। हाँ बोलो। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्टीमेटली तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला निकालना है ना। अगर मैं उसको 2l इंटू वन एल लिख दूंगा तो भी तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो की जरूरत पड़ेगी ना। हम जनरली वो एल लिखते नहीं है, बस 2 लिख देते हैं। 2 ये लिखना भी गलत नहीं है कि मान लो इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है, ये लिखना भी गलत नहीं है। तो फाइनली आई गॉट एक्स बी एज 2h माइनस 1 कॉमा 2k माइनस 2, ये आ गया। तो मुझे बी पॉइंट मिल गया, 2h माइनस 1, 2k माइनस 2। अब मेरा फाइनल काम रह गया कि एच के एंड कांस्टेंट के बीच में रिलेशन लेके आओ। वो कैसे लाएं? सर बी जो है वो तो इस कर्व पे लाई करता है ना, तो बी के कोऑर्डिनेट एक्स बी वाई बी इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें रख दो। एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर 4 बनेगा, तो यहां रख दो। दिस विल बी 2h माइनस 1 स्क्वायर्ड, वाई बी इज 2k minus 2 squared must be equals to 4।
एक्स बी वाई बी इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो कर्व पे लाई करता है। जब ये रेशियो 1:1 है, ये पी मिड पॉइंट है, तो ये 2:1 हुआ या नहीं हुआ? कॉमन सेंस। अरे कर्व में लाई नहीं कर रहा ए। 1,2 इसको अंदर रख के देखो, 1² इज 1, 2² इज 4, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5 4। ये तो 5 आया ना, तो 1,2 इस कर्व पे थोड़ी लाई कर रहा है। 1,2 इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा। अब इसको h को x से, k को y से रिप्लेस करके यू कैन राइट 2x - 1 स्क्वायर्ड प्लस 2k 2y 2y - 2 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4। अब इसको ओपन करके लिखना चाहते हो तो ओपन करके लिख दो। अरे मिड पॉइंट लगाओ ना, तुमको मना कौन कर रहा है? लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया क्यों मैंने? जब तुम लगाते ही नहीं हो तो पढ़ाया क्यों मैंने? फिर सीखने की जरूरत ही नहीं है। पर सीखो भाई, कोई नई चीज आई तो छोड़ो मत, उसको सीखो। ठीक है, तो ये हमारा लोकस आ गया, इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी पी का। कोई बात नहीं, आना चाहिए, लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको आ गया ये शो करने की जरूरत नहीं है, आ गया लिखा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा, तो अब हम तैयार हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए। हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला तुम लगाना चाहते हो लगा लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। ना स्ट्रेट लाइन, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? हम सब जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आए हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, बट इसको डिफाइन कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिफाइन करने का मतलब हुआ लोकस की टर्म्स में डिफाइन करना। हाउ यू डिफाइन द स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ द लोकस? ओके, it is the locus of a point such that by joining any two points lying on the locus gives a unique direction. यूनिक डायरेक्शन। पहले तो इसको नोट कर लो, फिर मैं समझाऊंगा। It is the locus of a point such that by joining any two points lying on the locus gives a unique direction. क्या कहना चाह रहा है समझो। हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, बट मैथमेटिशियन इसकी डेफिनेशन पूछते हैं कि आप जानते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, बट फिर भी इसको डिफाइन करो। हम कहते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि इस लोकस पर कोई से भी दो पॉइंट लो, एनी टू पॉइंट्स। मैंने
लेट्स से एक पॉइंट लिया ए, कहीं पे भी एक पॉइंट लिया बी, 2 पॉइंट लिए, ओके। और मैंने कहा अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं तो मुझे ये डायरेक्शन मिलती है, दिस इज द डायरेक्शन, ओके, ये डायरेक्शन मिलती है मुझे। वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं कोई दूसरे 2 पॉइंट लेता हूं, लेट्स से मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया सी, ये पॉइंट लिया डी, एनी 2 पॉइंट्स एनीवेयर, तुम कहोगे अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो सर वही डायरेक्शन तो मिलती है जो ए बी से मिली थी, सी डी से भी वही डायरेक्शन मिली, तो देयरफॉर टेक एनी 2 पॉइंट्स, आप उनको ज्वाइन करोगे, यू विल गेट ए यूनिक डायरेक्शन, हमेशा एक यूनिक डायरेक्शन मिलेगी। अब इसको कंट्रास्ट में समझो कि वाई वाई दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, देख के तो पता लगता है कि सर स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट मैथमेटिकली ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है। आप कहोगे कि सर मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट ए यहां ले रहा हूं, एक पॉइंट बी यहां ले रहा हूं, और इसको ज्वाइन किया तो ये डायरेक्शन मिली ए बी, फिर मैंने एक पॉइंट सी यहां लिया, एक पॉइंट डी यहां लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये डायरेक्शन मिली। तो कोई भी कह सकता है कि ये दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है सर, यूनिक नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। डेफिनेशन समझ गए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। ओके, आओ जरा, अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो स्ट्रेट लाइन के अंदर काम आती हैं। इनमें पहली टर्म है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन क्या है भाई, चलो देखते हैं। मान लो कोई लाइन है, कैसी भी लाइन है, दिस इज अ लाइन एंड लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस लाइन ने, अब देखो कैसे कैसे सोच सकते हैं, इस लाइन ने एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाया होगा। नहीं, गलत तुम सोच रहे हो, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, तुम जो सेम डायरेक्शन यूनिक से अलग है वो तुम अभी मैथ समझते नहीं हो ना। अब ये देखो, ये जो चीज है ना, ये कोई बोल सकता है सर ये एंगल बनाया है, तो ये एंगल बनाया है तो थोड़ा और इसको रिफाइन कर देता हूं कि सर मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया तो ये एंगल बना। लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना, ये एंगल मान लो लेट्स से ये आपका 60 डिग्री है, सपोज 60 डिग्री, ठीक है। कोई एंगल ये भी बोल सकता है कि सर ये देखो ये वाला एंगल 120 डिग्री बनेगा, कोई ये भी बोल सकता है कि सर ये देखो ये 120 बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। अलग अलग तरह के एंगल की बातचीत हो सकती है। अब कोई बोलेगा कि सर एंगल तो आपने 1321 डिग्री भी बताया था, 1472 डिग्री को भी आपने बताया था, है ना, बात समझ में आई। तो अब जैसे कोई बोले सर 60 डिग्री है, कोई बोले नहीं 60 नहीं है, ये 360 प्लस 60 है, मतलब 420 डिग्री है। कोई फिर घूम के आए 2 साइकिल लगा के, बोले नहीं यार 720 में 7 जोड़ो 780 डिग्री है। तो उनको कन्फाइन करने के लिए कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, हमने कहा कि देखो सारी तरह के लाइंस को हम कवर कर सकते हैं, हम सभी तरह की लाइंस को कवर कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये थीटा है, अब थीटा मैंने क्या कहा, थीटा मैंने कहा कि यार एक मान लो कि इसने
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाया थीटा। ओके, थीटा एक एंगल बनाया है, तो मैं सारी लाइंस को कवर कर दूंगा, चाहे वो कैसी भी हो, कैसी भी हो, कैसे भी ड्रॉ की गई हो, मैं सारी लाइन को कवर कर दूंगा अगर मैं थीटा को जस्ट 0 से पाई के बीच में ले लूं, क्लोज्ड 0 से ओपन पाई के बीच में, है ना। तुम समझ रहे हो मैंने ओपन पाई ओपन क्यों रखा है? कि सर वो 0 डिग्री वाली लाइन जो है अगर ऐसे मेजर करोगे 0 डिग्री है, ऐसे मेजर करोगे तो ये पाई है, इसलिए आपने 0 को शामिल कर दिया, पाई को छोड़ दिया। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की 90% शीट हो गई ना, तो पहले तो ट्राई टू फिनिश द 10% पार्ट, और जब वो फिनिश हो जाए तो उसके बाद में ब्लैक बुक उठाओ और उसके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो तुम मानते हो कि मैं क्लोज्ड 0 से ओपन पाई के बीच में सारी लाइंस को कवर कर सकता हूं, और इस थीटा को ही हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, थीटा को लाइन का इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब थीटा को इंक्लिनेशन बोल दिया, इससे ही एक जुड़ा हुआ कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं स्लोप। एक और नाम भी है इसका, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन हम समझ गए। अब जैसे सपोज करो कि इस लाइन ने ये एंगल थीटा बनाया, थीटा इज इंक्लिनेशन, देयरफॉर tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अब तुम जैसे tan थीटा लिखा ना, तुमने कहा सर थीटा π/2 नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स, इफ थीटा इक्वल्स टू π/2, इंक्लिनेशन तो π/2 हो सकता है, लेकिन स्लोप डिफाइन नहीं होगा। स्लोप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan थीटा से डिफाइंड नहीं होता। इफ थीटा इज π/2, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। बाकी सब की स्लोप डिफाइन होती है। ओके, अब एक बात और देखते हैं कि क्या हम अगर मैं कहूं कि एक लाइन है, लेट्स से एक लाइन है भाई, और ये थीटा बना रही है, tan थीटा इसका स्लोप है। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास में दो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, नॉन पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मैं tan थीटा निकाल लूं। आप कहोगे बड़ी इजी सी बात है भाई, आप एक काम करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर दो। तो यहां से यहां तक की बात हम करें तो ये हो गया y2 माइनस y1, और यहां से यहां तक की बात, बेस की बात करें तो ये हो गया x2 माइनस x1। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, इट इज y2 माइनस y1 ओवर
x2 minus x1. Tan theta will be y2 minus y1 over x2 minus x1. ओके अब देखो थीटा कैसा भी रहे π/2 को छोड़कर, चाहे एक्यूट रहे चाहे ऑब्ट्यूज रहे, ये फॉर्मूला वैलिड है. जैसे मान लो कोई लाइन इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड हो गई, और एक पॉइंट यहां पर लिया मैंने x2 y2, एक पॉइंट यहां पर x1 y1, और मैंने कहा कि भाई ये वाली डेफिनेशन वैलिड है क्या? जब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता है तब भी वैलिड है क्या? देख लेते हैं. हाँ पहले भी प्रूव किया था, मुझे याद है. अब मैंने क्या किया, वही काम किया. निश्चित रूप से तुम कहोगे कि सर इस बार ये जो एंगल बना है ना, ये इसके बराबर है और ये पाई माइनस थीटा है, तो ये एंगल मेरा पाई माइनस थीटा है. ठीक है. अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं. ये जो हाइट है ये y2 माइनस y1 है, और मुझे लगता है कि तुम इसको भी ढंग से लिख सकते हो. x1 करो इसको, बार बार ये क्यों x2 क्यों आया, यहां पे दो बार x2 क्यों आया? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है? तुम क्या कहोगे कि सर ये तो क्योंकि x1 x2 से बड़ा है ना, राइट में x बड़ा होता है, तो ये x1 माइनस x2 हो गई इसकी लेंथ. हाँ x1 माइनस x2. अब इस ट्राइंगल के अंदर तुमने कहा tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2. ठीक है. अब हम रिडक्शन जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा तो सर माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2. अब तो सही हो गया कि सर tan थीटा आप माइनस को राइट साइड के डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दो, तो आई गेट tan थीटा सेम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. Whether the line makes acute angle or it makes obtuse angle, tan theta is always y2 minus y1 upon x2 minus x1. बात समझ में आ गई? वो तुमको सीखना पड़ेगा, वो तुमको सीखना पड़ेगा बेटा, कि यहां पर अगर 5,15 लिखा हुआ है तो यहां पर इधर क्या आएगा? अगर ये मान लो ये है तो यहां तुम कहोगे ना कि सर यहां पर कुछ होगा 3,20. अब 3,20 होगा तो ये जो डिस्टेंस आया ये कैसे निकलेगा? 5 3, तो 5 माइनस 3 निकलेगा ना. ये कैसे निकलेगा? 20 माइनस 15 निकलेगा ना. थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ के आओ यार, 10th क्लास वाला. हाँ, अब मैं तुमको एसएल लोनी में से बता देता हूं. एक काम करूंगा मैं, उस पर बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं. मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं. आज मैंने सिर्फ अगर देखा जाए तो ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन डिफाइन किया है. नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट सभी फॉर्म्स की लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कैसे करते हैं
वो बताऊंगा, और वो आपका बेस बनेगा पूरी स्ट्रेट लाइन के लिए। तो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे। लव यू ऑल, थैंक यू।